पहले तो मीडिया का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि कल वो सब आ गए और खुद उन्होंने देखा कि कितने दहशतगर्द यहाँ छुपे हुए हैं। उसकी वजह से जो प्लान बना हुआ था, सारा ज़मान पार्क के चारों तरफ पुलिस नाके लग चुके थे और तैयारी हुई थी धावा बोलने की, वो क्योंकि आपने सबने जाके एक्सपोज कर दिया कि यहाँ कोई दहशतगर्द नहीं, तो उसकी वजह से ये मेरा घर बच गया। लेकिन जो मैं चीज कहना चाहता हूं वो ये कि गवर्नमेंट को नाम लेना चाहिए। जब आप कहते हैं ना कि 40 दहशतगर्द, तो आपको तो पता होगा 40 दहशतगर्द, तो उनके कोई नाम तो बताएं, वो कौन है वो लोग। क्योंकि इसी तरह जो इनका प्लान था, मैं अभी आपको बता दूं, इन्होंने जिस तरह मेरे घर के ऊपर पहली दफा दावा बोला था, सारे घर को तोड़ फोड़ कर दी और ऊपर क्लैशनिकोव्स ले गए और छोड़ के जी क्लैशनिकोव्स मिली और पता नहीं कोई बोतलें भी दिखाई कि जी वो कोई पेट्रोल बम थे। तो किसी अब यहां कोई आदमी नहीं था, तो किसको पता कि वो यहां अगर इसी तरह का दावा बोल देते और उसके बाद ये 40 लोगों को यहां बैठा देते और कहते देखिए जी दहशतगर्द तलब हो गए। इसलिए आपके आने की वजह से ये रुक गया। मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि ये जो हरकतें आप कर रहे हैं, इससे कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नीचे नहीं जाती, वो मजबूत होती है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अगर उसका वोट बैंक है और वो बढ़ता जा रहा है तो वो ऊपर जा रही है। और अगर आप उनकी पूरी मदद भी कर दें, जिस तरह पीडीएम है, जितनी भी मदद कर दें, लेकिन अगर उसका वोट बैंक नीचे जा रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। और ये जो इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूं कि हमारे कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इनमें से खैर कई तो खैर मैं इतना जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे एक के ऊपर सबसे ज्यादा अफसोस है। वो मेरा बहुत पुराना हमारी पार्टी की जिसने बड़ी जान मारी, आमिर कियानी की, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके जाने का। लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता। तो ये मैं अपने लोगों को भी कहता हूं कि इनको कोई बुरा भला ना कहे। जिस तरह का प्रेशर पड़ा हुआ है आज, इस मुल्क की तारीख में कभी लोगों के ऊपर ऐसा पॉलिटिशियन पे प्रेशर नहीं पड़ा। पकड़ के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, फैमिलीज घरों में घुस रहे हैं, औरतें फैमिलीज औरतें वहां, उनको औरतों को साथ उठा के शरिया अफरीदी और उसकी बीवी ले गए जेल में। ये कभी हुआ पाकिस्तान में? कभी कि किसी उमर उस्मान डार के घर में घुस के सारा घर तोड़ दिया और उसकी वालदा से जो उन्होंने किया, ये कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है? जो औरतों को जो सीन्स आई हैं औरतों के कि बाल पकड़ रहे हैं, जिस तरह उनको घसीट रहे हैं, ये ना इस मुल्क में हुआ है और ना ये हमारा जो रवायतें हैं, जो हमारा दीन है, ये कोई इसकी चीज की इजाजत नहीं देता। और इस सब चीज के अंदर क्या चीज रह गई है कि जो लोग ये प्रेशर बर्दाश्त कर गए हैं, मैं अपनी पार्टी के वो लोग जो प्रेशर बर्दाश्त कर गए हैं, कौम आपको हमेशा याद रखेगी, कौम आपको भूलेगी नहीं। कि मुझे पता है आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स हैं और जिस तरह आप खड़े हैं, तो ना मैं आपको भूलूंगा ना ये कौम आपको भूलेगी। और मुझे ये भी मैं वाजे कर दूं, क्योंकि ये इस तरह का प्रेशर शायद ही कभी किसी की पार्टी के लीडर के ऊपर या उसकी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर डाला हो, जो इस वक्त हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है। मैं सिर्फ एक चीज वाजे करना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊंगा। जिसके ऊपर 2 कातलाना हमले हो चुके हों, दूसरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेरे ऊपर इन्होंने पूरा कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था, जिसके ऊपर 2 हमले हो चुके हों और वो फिर भी पूरी तरह इस अपनी तहरीक के अंदर एक कदम पीछे ना हटे, तो उसको ये समझ आए कि वो पीछे नहीं हटेगा। और जो मैं फिर से कहता हूं कि जो आज मेरे साथ खड़े रह गए हैं, मैं तो अपनी बात नहीं करता, ये कौम आपको याद रखेगी, क्योंकि कौम को भी पता आप किस तरह के प्रेशर ले रहे हैं। और फिर इस सारी चीज के अंदर जो बात कोई कर नहीं रहा, और कभी भी किसी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता कि 25 लोग अभी कंफर्म्ड 25 लोग शहीद हुए हैं, सबके किसी के पास कोई हथियार नहीं था, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और उनको सीधी गोलियां मारी गई। 25 का हमें पता इसलिए क्योंकि हमें बाकी को पता इसलिए नहीं कि 7,500 वर्कर्स को पकड़ लिया, 7,500 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पकड़ा हुआ है, तो हमें पता ही नहीं है कि और कितने लोग
कितने और शहीद हुए हैं? हमें इतना पता है कि तकरीबन 700 के करीब लोगों को इंजरीज हुई और वो गोलियों की इंजरी ज्यादा है। तो बात तो आज ये करनी चाहिए कि क्या इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बैठनी चाहिए कि आपके मुल्क के शहरी हैं, जो भी है, एक आदमी कत्ल होता है तो उसके ऊपर तहकीकात होती है, तो पता तो चले कि ये हुआ क्या था। और मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि जब भी इंडिपेंडेंट कमीशन बैठेगी, इसके अंदर एक मुनज्जम साजिश आपको नजर आएगी। प्लान किया हुआ था सब कुछ, क्योंकि मुझे तो शुरू में पता ही नहीं, मैं तो जेल में था 4 दिन, मुझे तो ये नहीं पता कि वो क्या रहा था। तो मैं जब बाहर निकला जेल से, उन्होंने कहा जी तबाही हो गई, ये हो गया, घर चलाए गए कोर कमांडर। मैं भी हैरान, ये हुआ क्या है? क्योंकि 27 साल में एक दफा बताओ कि कभी कोई इस तरह की जला घराव कुछ हुआ है? 27 साल में जब मुझे गोलियां लगती हैं तब तो, और मैं एक आर्मी ऑफिसर को नाम लेता हूं उसका, इंटेलिजेंस ऑफिसर को, तब तो कोई नहीं जलाता, कब तो कोई बिल्डिंग नहीं जलती। तो ये एकदम क्या हुआ है? तो इसका हमें आप मुझे पूरी तरह अंदाजा, और मैं आज डिमांड करता हूं कि जब और बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुल्क के अंदर 4 दिन जो हुआ है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई जाए। और इंडिपेंडेंट कमीशन में क्या चीज सामने आएगी, मैं अभी आपको बता देता हूं क्या चीज सामने आएगी, क्योंकि मेरे सामने तो फैक्ट्स आ गए हैं। हम आपको सबूत देंगे कि कैसे प्लान करके लोगों को हमला करवाया गया है फौजी इमारतों के ऊपर। पिंडी के अंदर पुलिस ने पीछे से, क्राउड आगे खड़ा था, पीछे से पुलिस ने इनके ऊपर टेयर गैसिंग करके उनको जीएचक्यू की तरफ धकेला है, और रास्ते में कोई पुलिस नहीं थी जीएचक्यू के। यहां जो हुआ है, अब हम लाहौर जानते हैं, मैं तो पैदा यहां हूं, यहां पास ही तो है, 3-4 मील यहां से है वो कोर कमांडर। कभी सुना है कि कोर कमांडर लिबर्टी से लोग चल रहे हों और कोर कमांडर घर पहुंच रहे हों और वो खाली पड़ा हो? कोई यानी कोर कमांडर इतनी बड़ी पोजीशन होती है, उसके ऊपर कोई बचाने वाला नहीं आए। वो सीसीटीवी कैमरा किधर हैं? वहां सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, पता तो चले वो कौन सी शक्लें थी जिन्होंने जलाया। अब तक तो सामने आ जाना चाहिए था सब कुछ। टीवी पे इतनी ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहा है, कम से कम वो शक्लें तो दिखा दें सीसीटीवी कैमरा पे, किन लोगों ने जलाया था वो कोर कमांडर का घर। और क्या आपको हमारी डॉक्टर यास्मीन, मेरी बहनें वहां बाहर खड़ी होकर कह रही हैं कि आपने अंदर नहीं जाना? कौन था जिसने अंदर उनको किया? वही लोग थे जिन्होंने मियां वाली के अंदर जहाज चौक पे सब, जब वहां पुरअमन एहतजाज करे, उन्होंने कहा ये इसको जलाना है जहाज को। वो भी वहां से रिपोर्ट्स हैं कि वो उनको आगे कह रहे थे कि आपने ये करना है। पेशावर में वही रिपोर्ट्स आ रही है कि अंदर घुसे हुए थे लोग जो आप उकसा रहे थे क्राउड को। देखिए 27 साल में कभी किसी ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, तो एकदम ये जो सब कुछ हुआ है, तो इसके ऊपर बहुत जरूरी है इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये इस साजिश में ये चीज भी आएगी कि प्लान बनाया गया है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को फौज के सामने खड़ा किया जाए और फौज के जरिए तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। ये प्लान बनाया हुआ है, ये खतरनाक है मुल्क के लिए। ये पीछे पीडीएम है, यही हुआ था 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? इलेक्शन जो जीत गया था, जो प्राइम मिनिस्टर था, जिसको बनना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर, एक पॉलिटिशियन ने साजिश की फौज के साथ मिलकर और उसको बजाय प्राइम मिनिस्टर बनाने के उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन करवाएगा और मुल्क टूट गया। ये वही प्लान बन रहा है। इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते, 37 में से 30 बाय इलेक्शन हार चुके हैं, तो अब इनको यह नजर आ रहा है कि ना किसी तरह फौज के सामने खड़ा करो। कौन अपनी फौज से लड़ता है मुझे बताएं? अगर फौज से लड़ेगा तो क्या मुल्क ही हारेगा ना? कभी कोई लड़ता है? ये जो सारा कराया जा रहा है, जो उकसाया जा रहा है, इससे किसको फायदा होगा? सिर्फ ये पीडीएम को ही फायदा है ना? मुल्क की तो जमहूरियत भी तबाह। अब ये सोच ले कि यहां केयर टेकर का क्या काम रह गया, इनकी क्या कानूनी हैसियत रह गई है? 90 दिन पूरे हो गए, इनका तो काम था इलेक्शन करवाने के लिए आना। इनको तो अब तक अब इनका काम क्या है? यानी इनकी कौन सी कानूनी हैसियत रह गई है? और 70% पाकिस्तान है, पंजाब और पख्तूनख्वा। अब आज वहां कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन नहीं 90 दिन में करवाया, आइन को तोड़ा है। गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश की है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? और ये सारा एक साजिश का हिस्सा है कि किसी ना किसी तरह इस मुल्क में इलेक्शन ना करवाओ, और पहले वो लंदन प्लान का हिस्सा कि तहरीक इंसाफ को क्रश करो, इमरान खान को जेल में डालो या साइड पे करो और मरवा दो उसको। ये सारा वो प्लान का हिस्सा है। लेकिन सवाल आखिर में मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान जीतेगा इससे? क्या हमारी जमहूरियत को फायदा है, हमारे इदारों को, हमारे आइन को?
یہ تو سارے تباہ ہو رہے ہیں اسی پروسیس کے اندر. خان صاحب یہ بتائے گا کہ جو آئندہ آنے والا سیٹ اپ جس کی باتیں اقتدار کی راہداریوں میں سنائی دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 3 سال کا ایک ہائبرڈ سسٹم لانچ کر دیا جائے, آپ کہیں فکس ہو جائیں اور اس کے بعد پھر 3 سال بعد جا کے کہیں الیکشن ہو. ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ اگر 14 مئی بھی گزر گئی, آنے والے دن بھی گزرتے جا رہے ہیں, الیکشن کی ڈیٹ آپ کو مل نہیں رہی, پارٹی کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, این سی اے کا اسکینڈل آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہے, ایسے میں آپ کہاں دیکھتے ہیں پارٹی کہاں اسٹینڈ؟ دیکھیں, کوئی بھی راستہ لوگے نا, آج پاکستان جدھر کھڑا ہے, آپ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو بھی راستہ لوگے وہ پاکستان کی تباہی ہے. مجھے کوئی سمجھا دے, آج کسی دانشور سے پوچھ لیں, آج اسے بتا دیں کہ پاکستان یہ خاص طور پہ جو معاشی دلدل میں پھنس گیا, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. آج بلومبرگ کہتا ہے کہ پاکستان میں سری لنکا سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے جب سری لنکا میں پبلک سڑکوں پہ آئی تھی. تو سوال یہ ہے کہ اس سے نکلنا کیسے ہے؟ کوئی سارے دانشور آپ کو ایک بات کہیں گے کہ پہلے صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ تاکہ سیاسی استحکام آئے اور اس کے بعد پھر آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی. یہ سب کہتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو پاپولیرٹی ملی ہے وہ پاکستان میں کسی لیڈر کو نہیں ملی, تو آپ یہ کور کمانڈر میں جو حملہ ہوا ہے اس کی آپ مذمت کرتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور فوج کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسرا, بزنس کمیونٹی آپ سے کچھ روز پہلے ملی ہے, کچھ وہ کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں یا مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہو جائیں اور یہ سارے معاملات جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو کون نئی مذمت کر رہا ہے جو کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا ہے؟ مجھے کوئی انسان بتا دیں پاکستان میں جو نہیں کر رہا. یعنی وہ پرانی عمارت کو جلانا, یعنی تو یہ جان کے جو ہمارے اوپر ڈالا جا رہا ہے, پہلے ہمارے سے پوچھیں کہ کبھی عمران خان نے 27 سال میں کہا ہے کہ جناب جلاؤ گھراؤ کرو؟ ہمیشہ پرامن احتجاج کا ہے, قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے. یہ میرا 27 سال کا ہے بھائی. جب مجھے گولیاں لگی ہیں تب توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, تب جلاؤ نہیں کیا. تو اس لیے ایک منٹ, میری کوئی اس وقت مذاکرات نہیں ہوئے. ہمارا صرف ایک ہی, میں نے شروع سے کہا ہے کہ میں ہر سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن بات کرنے کی تو ایک ہی ہے, الیکشنز, اور بات کس کی کرنی ہے؟ بنی ہوئی ہے, صورتحال بنی ہوئی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نہ قومی اسمبلی سے نکلتے, نہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرتے, نہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرتے, تو آپ منظم طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جمہوری طریقے سے اپنی جدوجہد کرتے, شاید آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے, کیونکہ الیکشن ڈیمانڈ تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی. ایک منٹ, اگر آپ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین واضح طور پہ جب کہتا ہے کہ جیسی آپ کی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن میں الیکشن ہوگا, اس کے اوپر سارے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز متفق ہیں, سارے پاکستان کے وکیل متفق ہیں, تو ہم نے اپنی اسمبلیز اور نون لیگ کے لیڈرز نے اسٹیٹمنٹس دی کہ اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر لوگ آئین پہ نہیں چلنے کے لیے تیار تو اس میں کیا کروں؟ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف. رانا ثناء اللہ نے بات کی ہے کہ ہم اس کو 4 شیڈول میں لے کے جانے لگے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے کیا جو اپنا اگلا لاہ عمل بنایا ہے کہ اگر 4 شیڈول میں آپ کی پارٹی جاتی ہے تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, تو کیا آپ کا لاہ عمل ہے؟ دیکھو, جب اگلی ٹیم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میچ نہیں کھیلنا, تو پھر وہ ٹیکٹیکل ناک آؤٹ پہ جاتی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے, کیونکہ میچ تو وہ اب کھیل نہیں سکتے. دیکھیے, وہ میں یہ بھی کہہ سکتا کیونکہ مجھے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کو واپس لوں گا یا نہیں لوں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ایک منٹ, کیونکہ ان کے اوپر بڑا مشکل وقت گزرا ہے, ان کے اوپر جو پریشر پڑا ہے یہ مجھے پتا ہے. اکیلا بھی رہ جاؤں, میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے, جو آپ کے ساتھ جو آپ کے خلاف ہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہ رہے, تو ہم ملک کی تباہی دیکھیں مستقبل میں. دیکھیں, اب میرے خلاف ہے کون؟ ان کو تو چھوڑ دینا پی ڈی ایم کو, یہ تو ان کی تو حیثیت ہی نہیں ہے. دیکھیں, میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے, غصہ اس طرف سے ہے, وہ مجھے ابھی تک نہیں پتا کیوں. یا آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کیوں, کیونکہ
मेरी उस तरफ कोई लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मुश्किल घड़ी में जब इसके ऊपर सख्त तरीन क्रैकडाउन गुजरा है, आपने सदर बनाया चौधरी परवेज लाई साहब को, उनके ऊपर तो कोई क्रैकडाउन नहीं है, वो इस वक्त कहाँ है, वो क्यों नहीं सामने आ रहे और पार्टी का बयानिया क्यों नहीं दे रहे? सदर पाकिस्तान का रोल भी पहले भाईजान परवेज लाई के घर में जो हुआ है उसका बत्तर बंद गाड़ी ने उसका घर तोड़ा है, जो औरतों से हुआ है जिस तरह का वो, यानी क्योंकि मुझे तो पता है मेरे घर में वो हुआ है, मेरी बीवी अकेली यहाँ बत्तर बंद गाड़ी ने दरवाजा तोड़ा और यहाँ 40 पुलिस वाले चारों ऊपर नीचे, यानी देखें जो ये किया जा रहा है ना, मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये इस मुल्क की तारीख में नहीं हुआ और मुझे समझ नहीं आ रही कि इससे अचीव क्या करने की कोशिश करें। मुझे सिर्फ एक ही समझ आ रही है कि 1 साल से पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, वो पार्टी और मजबूत होती जा रही है, वोट बैंक और बढ़ता जा रहा है। अब वो इधर आ गए कि खौफ फैलाना चाहते हैं कि किसी तरह खौफ इतना फैल जाए औरतों से, जो देखिए लोगों को, मुझे जो सबसे ज्यादा मसला है ना, देखिए मैंने लोगों से बात की अपने, मैं तो जब से निकला हूं, मैं अपनी जो जेल में अभी तक नहीं है, वो बेचारे अंडरग्राउंड ही हैं, लेकिन जो मुझे समझ आई है कि देखें लोग अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन घर की औरतों के ऊपर कोई नहीं बेचारा टॉलरेट कर सकता। मुझे जो तकलीफ हुई, मुझे कोई तकलीफ जेल में जाके जो भी होता है, गोलियां भी लगी, लेकिन मेरी बीवी अकेली घर में 2 दफा इन्होंने धावा बोला, एक दफा वो अकेली और दूसरी दफा नैब आके उसको अरेस्ट करने के लिए आगे, बाहर पुलिस वारंट निकाल दिए, किस चीज के ऊपर, कि वो ट्रस्टी है। ये आज तक दुनिया में नहीं हुआ, ट्रस्टी को ना कोई पैसा मिलता है, ना तनख्वाह मिलता है, ना कुछ होता है। वो ट्रस्टी होने के ऊपर एक और ट्रस्टी भी किसका, अल-कादर का, उसका है क्या कि सीरत नबी के ऊपर रिसर्च करनी है, यानी वो यूनिवर्सिटी है जो बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप क्वालिटी से खड़ा करना है, उसकी ट्रस्टी होने के ऊपर उसके ऊपर उन्होंने वारंट निकाल दिया। ये कभी ऐसे नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, औरतों के ऊपर कभी ऐसे नहीं हुआ।